एक जूनियर डॉक्टर के घर वालों को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूं, आप जल्दी से मेडिकल कॉलेज आ जाइए। इस पर जूनियर डॉक्टर के माँ बाप घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है जो आप हमको मेडिकल कॉलेज बुला रहे हैं। इस पर फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर जूनियर डॉक्टर के माँ बाप घबरा जाते हैं और भागते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुँचते हैं। वहाँ मौजूद लोगों के साथ ही कुछ पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं। लड़की के पिता वहाँ मौजूद लोगों से पूछते हैं कि कहाँ है मेरी बेटी, लेकिन उनके सवाल का जवाब वहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति नहीं देता। जूनियर डॉक्टर के घर वालों को लगभग 3 घंटे तक वहीं बैठाए रखा जाता है। इस पर वो बिफर जाते हैं और कहते हैं कि कोई बताएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कहाँ है मेरी बेटी। तभी वहाँ एक दूसरा शख्स आता है और कहता है कि सेटलमेंट कर लेते हैं। ये सुनकर जूनियर डॉक्टर के पिता तड़प जाते हैं और कहते हैं कि क्या किया है तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ, मुझे मेरी बेटी को दिखाओ। इसके बाद काफ़ी वक्त बीतने के बाद सिर्फ एक व्यक्ति को इजाज़त मिलती है उस कमरे में जहां उस लड़की का शव पड़ा होता है। जूनियर डॉक्टर के पिता जैसे ही अंदर कमरे में कदम रखते हैं तो वो सन्न रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी उन्हें इस हाल में मिलेगी। जूनियर डॉक्टर के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसके होंठ भी जख्मी थे, मुंह से भी खून निकल रहा था। उसके दोनों पैर 90 डिग्री पर अलग अलग मुड़े हुए थे। जूनियर डॉक्टर के पिता कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी को अपने घर वालों को भी दिखाना है। इस पर वहाँ मौजूद सब लोग मना कर देते हैं। बड़ी मिन्नतों के बाद एक तस्वीर क्लिक करने की उन्हें इजाज़त मिलती है। वो फ़ोटो क्लिक करते हैं और बाहर आकर अपने घर वालों को फ़ोटो दिखाते हुए फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को बुरी तरह से मार डाला है। नमस्कार, आदाब, क्राइम स्टोरी देख रहे हैं आप। साथियों, अभी तक मैंने आपको जो बताया उसे सुनकर आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। जूनियर डॉक्टर के साथ जिस तरह की हैवानियत हुई है उससे सुनकर इंसानियत भी कांप उठी है। 9 अगस्त 2024 शुक्रवार की सुबह जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग के तीसरे तल पर बने सेमिनार हॉल में साफ सफाई के लिए कुछ लोग पहुंचते हैं। अंदर का दृश्य देखकर उनकी चीखें निकल जाती है। अंदर एक 31 साल की जूनियर डॉक्टर की लाश होती है जो नाइट शिफ्ट में अपनी ड्यूटी पर थी। उस ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, उसकी आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। हत्या का ये विभत्स रूप देखकर सभी सहम जाते हैं। बहरहाल शोर सुनकर बहुत सारे लोग अंदर आ जाते हैं, जिनमें तमाम ट्रेनी डॉक्टर भी होते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस वाले बारीकी से शव के आसपास बड़ी चीज़ों पर गौर करते हैं। तभी उन्हें एक नेक बैंड वाला ब्लूटूथ का डिवाइस नजर आता है। उस डिवाइस को वहां मौजूद लोगों के ब्लूटूथ से कनेक्ट कराने की पुलिस कोशिश करती है, लेकिन वहां मौजूद किसी भी मोबाइल से वो कनेक्ट नहीं होता। पुलिस वालों का माथा घूम जाता है। वो भागते हुए सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और एक एक फुटेज को बारीकी से चेक करते हैं। तभी उन्हें सीसीटीवी कैमरे में संजय राय नाम का एक व्यक्ति शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसते हुए दिखाई देता है। संजय जब बिल्डिंग में घुसा तो उसके गले में वही नेकबैंड वाला ईयरफोन होता है, लेकिन जब सुबह करीब 6 बजे बिल्डिंग से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है तो उसके गले में ईयरफोन नहीं होता है। इस पर पुलिस वालों को उस पर शक हो जाता है कि हो ना हो इस घटना में इसका हाथ ज़रूर है। शक के आधार पर ही पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर के पिता को फ़ोन किया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। इसके बाद उसके घर वाले भागते हुए अस्पताल पहुँचते हैं। वहां पर उनके साथ कुछ ठीक नहीं होता। उन्हें कई घंटे इंतजार करने के बाद उनकी बेटी का मुंह दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद पूरा घटनाक्रम ही बदल जाता है। जिस हालत में जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी वो कतई इस हालत में नहीं थी जिसे सुसाइड कहा जा सकता था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रेनी डॉक्टर के पिता के हवाले से लिखा गया कि हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने सबसे पहले फ़ोन करके कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, जल्दी से आ जाइए। जब परिजन अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें वहां घटना की असलियत का पता चलता है। अब सवाल ये था कि आखिर क्या छुपाने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि जूनियर डॉक्टर के पिता की माने तो उन्होंने कहा कि उनसे सेटलमेंट करने की भी बात कही गई।
इसी बीच 12 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के पोस्टमार्टम की 4 पन्नों की रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आता है उसे सुनकर पूरा देश हिल जाता है, दहल जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। रिपोर्ट के ही मुताबिक ये घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच अंजाम देने का अनुमान भी लगाया गया। मामले में राज्य सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन पर देश भर में उंगली उठने लगती है। बात यहां तक पहुंच जाती है कि 14 अगस्त को पुलिस अपने लिए सफाई देते हुए कहती है कि ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने कंफर्म किया है कि कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें सुसाइड करने की जानकारी नहीं दी। इस मामले ने पुलिस की जमकर किरकिरी करवा दिया। यहां तक कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर भी गंभीर आरोप लगते हैं और सीबीआई जांच की मांग होने लगती है। प्रेशर बढ़ता देख मैडम चीफ मिनिस्टर ने पुलिस वालों को रविवार यानी कि 18 अगस्त तक का समय दिया और बताया कि अगर हमारी पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई तो राज्य सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंप देगी। इस दौरान आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगले दिन यानी कि 13 अगस्त को एक याचिका की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस के तमाम पहलुओं को बारीकी से देखते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि 14 अगस्त की सुबह 10 बजे तक आप सीबीआई को केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड ट्रांसफर करेंगे। हम ये केस अब सीबीआई को सौंप रहे हैं। वहीं 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ऐसा दावा किया कि पूरे देश में हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। शरीर के निशान भी क्रूरता में एक से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो पुलिस ने सिर्फ एक व्यक्ति संजय राय को गिरफ्तार किया था। अब हर कोई ये जानने के लिए बेचैन हो उठता है कि कौन है संजय राय, जिसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है और वो बेफिक्री में कह रहा है कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो। लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि कहीं ये एक तरफा प्यार जैसा कोई मामला तो नहीं था जिसमें संजय राय सनक की हद तक पहुंच गया। संजय राय के विषय में जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक 33 साल के संजय राय ने 2019 में सिविक वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस को ज्वाइन किया था। ये कोई पुलिस की नौकरी नहीं थी। हाँ, उसे वॉलंटियर के तौर पर एक सहयोगी के तौर पर हर महीने 12,000 रुपये जरूर मिलते थे। संजय राय अक्सर कोलकाता पुलिस लिखी हुई टी शर्ट और टोपी पहनकर इधर उधर घूमते रहता था। उसने अपनी बाइक पर भी बाकायदा कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा रखा था। इलाके में वो ऐसा हाव भाव बनाकर रखता था कि जैसे असली पुलिस वाला हो। उसे एक वॉलंटियर के तौर पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस चौकी पर काम करने की जिम्मेदारी मिली हुई थी। वहाँ पुलिस चौकी के पुलिस वालों से वो घुल मिल गया था, इसीलिए वहीं उनकी बैरक में ही सोता था। वह अक्सर ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आया जाया करता था, क्योंकि हॉस्पिटल में अक्सर मरीजों का आना जाना लगा रहता था। कभी कभी बेड वगैरह न मिल पाने की वजह से कुछ पैसों के लालच में संजय सबके छोटे मोटे काम करवाते रहता था। 8 अगस्त बृहस्पतिवार की रात 11 बजे भी वो हॉस्पिटल में किसी को देखने या मिलने ही गया था, जिसको उसने कुछ पैसे लेकर वहाँ एडमिट करवाया था। फिर वह मरीज से मिलता है, उसका हाल चाल पूछता है तो मरीज के तीमारदार उसे बताते हैं कि एक्सरे नहीं हो रहा है। तो वो कहता है कि चलो मैं एक्सरे भी करवा देता हूँ। सब कुछ कराकर कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल के कंपाउंड से बाहर चला जाता है। लगभग 1.5 घंटे के बाद संजय राय दोबारा 9 अगस्त की रात को तकरीबन 1 बजे वापस अस्पताल पहुँचता है। इस बार वह दूसरे मरीज को देखने दूसरे वार्ड में जाता है। इस मरीज को भी उसी ने एडमिट करवाया था। उसकी अगले दिन ही सर्जरी होने वाली थी। सारी तैयारियों को देखकर मरीज के एक तीमारदार के साथ उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के पिछले हिस्से में वो जाता है। अस्पताल का ये हिस्सा काफ़ी सुनसान होता है। उस जगह पर बैठकर दोनों लोग मिलकर शराब पीते हैं। शराब पीने में दोनों को लगभग घंटा भर लग जाता है। इसके बाद वह तीमारदार अपने घर चला जाता है। इधर रात के 3 बजे के लगभग संजय राय सोचता है कि अब इस वक्त मैं कहाँ जाऊँ। इसके बाद वो अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि अस्पताल के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ होता है। उसे पता था कि बिल्डिंग के तीसरे तल पर चेस्ट डिपार्टमेंट का सेमिनार हॉल है, जो अक्सर ही खाली रहता है। उसमें छोटे मोटे फंक्शन होते रहते हैं और जब कभी ड्यूटी डॉक्टर भी थक जाते हैं तो वहीं थोड़ी देर जा करके वो अपनी थकान मिटाने के लिए आराम करते हैं। तकरीबन 3:15 बजे के करीब वो सेमिनार हॉल के दरवाजे को हाथ से धक्का देता है।
गेट खुल जाता है, वो अंदर जाता है। हॉल में रोशनी होती है। उसकी नज़र सामने कुर्सी पर बैठी एक डॉक्टर पर पड़ती है। उसे देखकर संजय राय की नीयत खराब हो जाती है। यहाँ एक दूसरी कहानी ये होती है कि एक जूनियर डॉक्टर जो पिछले कई दिनों से नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रही थी, वो बुरी तरह से थकी हुई थी। इसीलिए थोड़ा आराम करने के लिए वो सेमिनार हॉल में लगभग 3 बजे पहुंचती है। इस दौरान संजय राय भी वहां पहुंच जाता है और जूनियर डॉक्टर को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। वह उस ट्रेनी डॉक्टर से ज़बरदस्ती करने के लिए उस पर टूट पड़ता है। इस पर वो जूनियर डॉक्टर खुद को और खुद की आबरू बचाने के लिए जूझने लगती है। जब वो काबू में नहीं आती तो संजय राय जूनियर डॉक्टर को मारने लगता है। इस दौरान उसके होंठ फट जाते हैं। उसके चेहरे पर तमाम खरोंचें भी आ जाती हैं। वह जूनियर डॉक्टर के चेहरे पर मारता है तो चश्मे का शीशा भी टूटकर उसकी आंखों में धंस जाता है। आंख से खून निकलने लगता है। वह मुंह दबाता है ताकि वो शोर न मचा सके। वह उसके गले को भी दबाता है। जब तक वो होश में थी तब तक वो जूझती रही। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसके साथ वो दरिंदा ज़बरदस्ती करता है और लगभग 40 मिनट के बाद वहाँ से वापस निकल जाता है। यहाँ उससे एक गलती हो जाती है। उसका ब्लूटूथ का नेक बैंड वहीं पर गिर जाता है। वहाँ से निकलकर वह पुलिस चौकी पर पहुँचता है और बड़े आराम से अपनी बैरक में जाकर सो जाता है। वो इतना बेफिक्र होता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर जब वो सोकर उठता है, अपने कपड़े साफ करता है। इधर पुलिस उस ब्लूटूथ डिवाइस के सहारे उस तक पहुंच जाती है। पुलिस को उसके कपड़े तो साफ मिलते हैं, लेकिन उसके जूते में जूनियर डॉक्टर का लगा हुआ खून मिल जाता है, जिसे पुलिस सबूत के तौर पर उसके जूते को अपने कब्जे में ले लेती है। इसके बाद पुलिस संजय राय को हिरासत में लेती है। इसी बीच ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के आरोपी संजय राय को शनिवार 17 अगस्त 2024 को सियालदह कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। इस पूरे प्रकरण में पश्चिम बंगाल सरकार की लापरवाही का आलम यह रहा कि आरजे कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जिस प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दिया था, उन्हें कुछ ही देर बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रिंसिपल बना दिया गया। इसके पीछे सरकार का ये तर्क हैरान करने वाला था। सरकार के मुताबिक वो एक काबिल और सक्षम अधिकारी है, इसीलिए उनको दूसरी जगह तैनात कर दिया गया। इसके बाद तो बवाल शुरू हो गया। बहरहाल अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से सीबीआई ने 24 घंटे तक लगातार पूछताछ किया। साथ ही कई अन्य लोगों से भी पूछताछ चल रही है। इस मामले में सीबीआई के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर भी घटना में एक से ज़्यादा लोगों के शामिल होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सीबीआई की पहली चुनौती तो यही होगी, यही पता करनी होगी कि घटना में आखिर कितने लोग शामिल थे। वहीं सीबीआई तब तक इस मामले में अच्छे से जांच नहीं कर सकती जब तक कि उसे स्थानीय पुलिस और प्रशासन का सहयोग न मिले, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने नहीं बल्कि हाई कोर्ट ने यह केस सीबीआई को सौंपा है। ऐसे में स्थानीय पुलिस से सपोर्ट मिलने के बाद ही सीबीआई पूछताछ और जांच न्यूट्रल तरीके से कर पाएगी। बहरहाल सीबीआई के पास केस है और वो केस की जांच में जुटी हुई है। सीबीआई कब इस केस को पूरा करेगी, कब जूनियर डॉक्टर के गुनहगार या गुनहगारों को सज़ा मिलेगी, ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि पिछले कई ऐसे केस सीबीआई के हाथ में गए जिसका रिजल्ट हम सभी जानते हैं। चाहे वो केस आरुषि और हेमराज हत्याकांड का हो, निठारी कांड का हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, इन सब की बानगी तो हम सभी देख ही चुके हैं। खैर, 12 साल बाद निर्भया की तर्ज पर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पूरे देश में गम और गुस्सा है। हर कोई गुनहगार को फांसी पर लटकता हुआ देखना चाहता है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप सभी से आखिर में एक विनती है, सुरक्षित रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।